संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ठीक ठाक? आपकी पढ़ाई लिखाई मतलब पढ़ने के साथ साथ लिखने का काम भी चल रहा है ना ठीक ठाक? चूँकि ऑनलाइन मोड में आप लोग जुड़े हैं, सामने होते तो एक फीडबैक भी मिलता रहता। तो ऑनलाइन मोड में जुड़े होने की वजह से एक फीडबैक आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो हम नोट नहीं कर पाते, ठीक है? तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है आपसे पूछना, आपको बताना कि पढ़ने के साथ साथ लिखिए भी। स्लाइड से पढ़ाने का जो उद्देश्य है कि आपको मैटर एप्रोप्रिएट मैटर आप तक पहुंच जाए और आप उसे अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी कॉपी में उसे नोट डाउन कर लें, ठीक है? तो ये काम करते रहिए, पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी आप काम जारी रखिए। और मेरा तो बार बार हर क्लास में आप लोगों से यही कहना होता है कि आप लोग जो है क्लास के साथ साथ लिखिए। उससे क्या होगा कि क्लास से आप जो है कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं और विषय के साथ भी आप जुड़ पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है? तो आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो मराठा से रिलेटेड है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शिवाजी के बारे में कि दक्षिण भारत के अंतर्गत मराठों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शक्ति का उद्भव होता है, मराठा शक्ति का उत्कर्ष होता है, जिसे नेतृत्व प्रदान किया था शिवाजी ने, ठीक है? 1680 में अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात हमने उनके उत्तराधिकारियों की चर्चा किया था। आज जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे वो करेंगे पेशवा, क्योंकि हमने देखा था पिछली क्लास में कि राजा राम द्वितीय ने 1750 में एक संधि की थी बालाजी बाजीराव के साथ, संगोला की संधि की थी। और उस संधि के तहत जो दक्षिण भारत के अंतर्गत पेशवा थे वो ताकतवर हो गए थे, ठीक है? यानी कि उन्हीं के नाम से अब शासन होता था। तो पेशवाओं के इतिहास के बारे में भी जान लें थोड़ा सा, जो पेशवाओं का इतिहास रहा है और फिर जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, ठीक है? और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष, यानी दक्षिण के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपना प्रसार करना शुरू किया। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है डलहौजी के ही समय में। उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड का डिस्पैच भी शिक्षा पर पढ़ेंगे, डलहौजी के समय आया था। तो उन्होंने एक बार बात कही थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि काश ये जो डलहौजी के समय में रेलों का विकास हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि काश ये रेलवे दक्षिण के कपास उत्पादक क्षेत्रों तक पहुंच जा पाता। समझ रहे हैं? यानी ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, जो कि कपास के लिए काफी उत्पादक क्षेत्र है और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और कपास सूती वस्त्र उद्योग का क्या है, कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो उससे ब्रिटेन के उद्योगों में क्या आती, क्रांति आती, ब्रिटेन के उद्योगों में तीव्रता आती, क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता सस्ते दामों पर सुनिश्चित की जा सकती थी, ठीक है? तो अब देखिए, ये वही कपास उत्पादक क्षेत्र है जब जिसे प्राप्त करने के लिए दक्षिण में अपने क्षेत्र में प्रभुता कायम करने के लिए मराठों से अंग्रेजों का संघर्ष होगा, ठीक है? तो जिसे हम इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखिए पेशवाओं का इतिहास, हेडिंग डालिए पेशवा। पेशवाओं में सबसे पहले हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का जो टाइम पीरियड है वो है 1713 से 1720, 1713 टू 20। साहू हैं, 1707 में इन्हें पेशवा बनाया था। शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं साहू, ठीक है? और साहू, शिवाजी के बाद संभाजी, ये सब क्रम तो अब आपको पता ही है। तो साहू ने बालाजी को पेशवा बनाया था और इन्होंने चौथ वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। हाँ, और इससे क्या हुआ कि मराठा संघ की नींव पड़ी। तो बालाजी विश्वनाथ ने जो चौथ वसूल किया जाता था, सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर, समझ रहे हैं, वो लेते थे 1/4 राज्य की आय का 1/4, वो उन्होंने मराठों को, विभिन्न मराठा सरदारों में बांट दिया कि आप चौथ वसूलिए। इससे क्या हुआ कि मराठा संघ की नींव पड़ी बालाजी विश्वनाथ के समय में। इन्हें, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का
द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है। इनकी मुख्य सफलता 1719 ईस्वी में मुगलों से की गई संधि थी। मतलब बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों के साथ एक महत्वपूर्ण संधि की थी 1719 ईस्वी में। इस संधि के तहत जब मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने मराठा से सहायता मांगी, तब खंडेराव दभादे ने इनके नेतृत्व में एक सेना दिल्ली पहुंची और फिर फर्रुख सियर को मारकर रफी-उद-दरजात इनको शासक बादशाह बनाया और इसी से बालाजी विश्वनाथ ने संधि की थी रफी-उद-दरजात से। ठीक है। संधि के प्रावधान क्या थे? तो इस संधि के तहत मुगल बादशाह रफी-उद-दरजात साहू को महाराष्ट्र और उसके द्वारा विजित क्षेत्र का स्वामी मान लिया। ठीक है। यानी मुगल बादशाह ने साहू को दक्षिण के अंतर्गत जो विजित क्षेत्र था उसका स्वामी मान लिया। ठीक है। चूंकि उन्हीं के सहयोग से ये क्या बन रहा है, शासक। मराठों को दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने की अनुमति दी गई। ठीक है, कि मराठा दक्षिण के 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी क्या कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। बदले में साहू मुगलों को सैन्य सहायता और 10 लाख रुपए देना स्वीकार किया। ठीक है। रिचर्ड टेम्पल हैं, एक इतिहासकार हैं रिचर्ड टेम्पल, इन्होंने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है। यानी रफी-उद-दरजात ने जो साहू से संधि की है और इसे ही जो है रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा, क्योंकि साहू को दक्षिण का स्वामी माना गया, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ साहू को मुगलों को सैन्य सहायता और 10 लाख रुपए देना स्वीकार किया। साहू ने जो चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ उसे, उसके बदले वह मुगलों को 10 लाख रुपया और वार्षिक और सैन्य सहायता उपलब्ध कराएगा। रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा, मराठों का महान अधिकार पत्र कहा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना और है, जो है कि दक्षिण भारत के अंतर्गत आप देखेंगे ना तो सिद्दी हैं, ये जनजाति टाइप के लोग हैं और व्यापार में बाधक हैं, व्यापारियों को लूट लेते हैं, तरह तरह का अत्याचार करते हैं, तो व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो है बालाजी विश्वनाथ ने सिद्दियों के लूट खसोट पर पाबंदी लगाई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। अगला बनते हैं बाजीराव प्रथम। ये बहुत ही साम्राज्यवादी पेशवा हैं और एक तरीके से देखा जाए तो इनके समय में मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। ठीक है। इन्होंने कहा, मुगलों के प्रति अपनी नीति घोषणा करते हुए इन्होंने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर वार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। समझ रहे हैं? मुगलों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव ने कहा, बाजीराव प्रथम ने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के, चूंकि मुगल जो सत्ता थी क्या थी, लड़खड़ा रही थी। देख ही रहे हैं कि वहां पे गुटबाजी है, दरबारी वहां गुटबाजी है, शासक आ रहे हैं जा रहे हैं, रफी-उद-दौला रफी-उद-दरजात लगातार बहुत लंबे समय तक केंद्र में स्थायित्व नहीं है। तो उन्होंने इस स्थिति को देखते हुए कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर वार करना चाहिए और शाखाएं क्या होंगी, अपने आप गिर जाएंगी। ठीक है। बाजीराव प्रथम ने एक विशाल मराठा साम्राज्य के निर्माण का लक्ष्य घोषित किया तथा इसी क्रम में उसने कहा कि मराठा झंडा जो है वो कृष्णा नदी से सिंध नदी तक फहराया जाएगा। समझ रहे? बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा जानकार था, ये तथ्य ध्यान रखिएगा। यानी बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा जानकार था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया था और पालखेड़ के युद्ध में निजाम को पराजित कर मुंशी शिवगांव की संधि की और इस संधि के अनुसार निजाम ने साहू को चौथ और सरदेश मुखी देना, शंभू को सहायता न देना, विजित प्रदेश लौटाना और बंदी छोड़ देना स्वीकार किया। ठीक है। पालखेड़ के युद्ध में निजाम को पराजित किया। ठीक है। और निजाम को पराजित करके, हैदराबाद के निजाम को पराजित करके मुंशी शिवगांव की संधि की और उस संधि के तहत कुछ प्रावधान किए गए। यानी निजाम ने साहू को चौथ और सरदेश मुखी देना स्वीकार किया, शंभू को वो सहायता नहीं देगा जो उसका प्रतिद्वंदी था, विजित प्रदेशों को लौटा देगा, बंदियों को
छोड़ना स्वीकार किया था निजाम ने। ठीक है, निजाम की पराजय से दक्कन में मराठों की क्या हुई, श्रेष्ठता स्थापित हो गई। भाई दक्कन में 3 ही महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। एक था मैसूर जिसको कि अंग्रेजों ने जीत लिया, दूसरा मराठे और तीसरा निजाम। और एक तरीके से अब मैसूर को अंग्रेज कह सकते हैं, मैसूर की जगह अंग्रेज। तो अंग्रेज, निजाम और मराठा। दक्षिण में कौन कौन है, अंग्रेज, तो अंग्रेज तो मान लीजिए है ही है, निजाम और मराठा, निजाम मराठा। जब बाजीराव ने इस निजाम को पराजित कर दिया तो अब दक्षिण में कौन हो गए, सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में मराठा उभरे, इनका परचम लहराया। ठीक है, बाजीराव ने चूंकि एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी पेशवा था तो उसकी नजर हमेशा अलग अलग क्षेत्रों पर लगी रहती थी कि किसको जीत लें, किसको लूट लें, किसको कहां से चौथ मिले, कहां सरदेश मुखी मिले। 1738 ईस्वी में गुजरात मराठा राज्य में मिला लिया गया। अब देखिए मालवा विजय। ठीक है, तो मालवा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली कड़ी था। ठीक है, मतलब उत्तर भारत से अगर दक्षिण भारत जाएंगे या दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाएंगे तो बीच में मालवा जरूर आएगा। ठीक है, मालवा से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो मालवा पर विजय प्राप्त करना आवश्यक हो गया था बाजीराव के लिए, क्योंकि अगर उत्तर भारत के क्षेत्र में उसे जाना था तो मालवा पर अधिकार करना आवश्यक था। तो अमझेरा का युद्ध होता है जहां की इसने उस वहां पे सूबेदार को पराजित किया था, मुगल सूबेदार को। 1735 तक मालवा पर मुगल आधिपत्य क्या हुआ, समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे है बुंदेलखंड की विजय। तो बुंदेलखंड का विजय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद खां वंगस मुगलों के विरुद्ध छत्रसाल ने मराठों से सहायता मांगी। ठीक है, 1729 में बाजीराव प्रथम स्वयं खुद गया वहां पे बुंदेलखंड क्षेत्र में। और ये जो अभियान था, बुंदेलखंड का जो विजय था, वो थोड़ा सा बाजीराव के ऊपर मतलब उसके प्रभाव को सीमित करने वाला था, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो मराठों ने बुंदेलखंड के सभी विजित क्षेत्र मुगलों से छीन लिए। यानी मुगलों से सभी जो जीते, बुंदेलखंड में जो मुगलों ने क्षेत्र जीते थे उसको कौन छीन लिया, मराठों ने। अब जिससे कि वहां का जो शासक है छत्रसाल, वो बहुत ही क्या हुआ, प्रभावित हुआ, खुश हुआ। वहां पे छत्रसाल को स्थापित किया गया। बदले में छत्रसाल ने बाजीराव को एक नर्तकी मस्तानी और कालपी सागर झांसी हृदय नगर की जागीर पेशवा को दी। ठीक है, और इससे थोड़ा सा बाजीराव जो नर्तकी उसने भेंट की थी, इससे बाजीराव को छवि थोड़ी सी धूमिल हुई। 1737 में बाजीराव दिल्ली पहुंचा। मालवा की सूबेदारी और 13 लाख वार्षिक जो है अदायगी पर वो वहां से हटा दिल्ली से। 1738 में भोपाल के युद्ध के पश्चात दुरई सराय की संधि हुई। निजाम ने संपूर्ण मालवा प्रदेश तथा नर्मदा से चंबल तक का क्षेत्र मराठों को सौंप दिया। 1739 में पुर्तगालियों से बसीन छीन लिया। देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये साम्राज्य विस्तार है, अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में किया गया, तो इसको थोड़ा सा डेट वाइज आपको ध्यान में रखना होगा। 1740 में नासिर जंग से मुंगी पैठन की संधि किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अधिकार न करने तथा शांति बनाए रखने पर का वादा किया। और इसी समय राणोजी सिंधिया ने मालवा में सिंधिया वंश की स्थापना की, यानी जो मराठा संघ बना था, याद करिए, अब वो मराठा संघ अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा है, अपना वंश स्थापित कर रहा है। जैसे राणोजी सिंधिया ने मालवा के क्षेत्र में सिंधिया वंश की स्थापना की। मल्हार राव होलकर ने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की। तो इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक कौन था, मल्हार राव होलकर। पिलाजी गायकवाड़ ने गुजरात में स्थापित हुए, गायकवाड़ बड़ौदा के गायकवाड़। तथा नागपुर के भोसले वंश ने साहू के साथ जो है सगोत्र वंश का दावा किया। मतलब जो मराठा संघ था वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंश की, मराठों के वंश की स्थापना भी इसी के काल में देखी गई। अगले हैं पेशवा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेशवा हैं और जिनके काल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उनका नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहब। संगोला की संधि छत्रपति राजा राम द्वितीय से 1749-50 में की गई थी। इसको कर लीजिएगा, 1749-50 में की गई थी संगोला की संधि।
और जैसा कि आप जानते हैं कि संगोला की संधि के तहत ही प्रावधान किया गया था कि मराठा राज्य के संपूर्ण अधिकार किसमें, पेशवा में निहित हो गए और मराठा राज्य का प्रधान पूर्णतः कौन बन गया था, पेशवा बन गया था। मतलब मराठा राज्य के अंतर्गत शासन के संपूर्ण अधिकार पेशवा में निहित कर दिए गए थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण संधि है, ठीक है। पूना का पेशवा जो है शक्ति का केंद्र बन गया। पेशवा का केंद्र था पूना और पूना का पेशवा पूरे मराठा क्षेत्र की शक्ति का केंद्र बन गया। किसके समय में? बालाजी बाजीराव के समय में। 1742 में इन्होंने झांसी पर अधिकार किया, ठीक है। यानी बालाजी बाजीराव ने 1742 में झांसी पर अधिकार किया। पूर्व तथा दक्षिण में मराठा प्रसार हुआ। अलीवर्दी खान ने उड़ीसा मराठों को दिया। पढ़ा होगा बंगाल में, आपने याद आ रहा है कि मराठों के आक्रमण से तंग आकर 12 लाख चौथ और उड़ीसा का क्षेत्र अलीवर्दी खान ने मराठों को दिया था। तो अलीवर्दी खान ने उड़ीसा मराठों को दिया। बंगाल एवं बिहार से चौथ के रूप में 12 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया, ठीक है। निजाम से युद्ध हुआ। बरार, अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर, बीजापुर इसने प्राप्त किया। पंजाब और दिल्ली तक पहुंच गया 1757 में। अब ये देखिए, ये जो पंजाब और दिल्ली की तरफ इसका विस्तार हो रहा है, यही इसके समय की एक महत्वपूर्ण, एक बड़ी घटना की पृष्ठभूमि निर्मित करेगा। कैसे? 1757 में रघुनाथ राव ये दिल्ली पहुंचा, मुगलों से संधि की और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि हैं नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटा दिया। अहमद शाह अब्दाली आया था, उसका अटैक हुआ था, याद है, 1748 के आसपास, और उसने अपना मीर बख्शी दिल्ली में जो नियुक्त किया था वो था नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला को अहमद शाह ने अपना दिल्ली में अपना प्रतिनिधि और मीर बख्शी नियुक्त किया था। अब ये रघुनाथ राव जी दिल्ली गए और उन्होंने उस मीर बख्शी को क्या किया? हटा दिया। पहली बात। यहीं तक नहीं रुके, वो 1758 में पंजाब पहुंच गए और अहमद शाह अब्दाली के पुत्र हैं तैमूर, उनको पंजाब से बेदखल कर दिया, भगा दिया, ठीक है। इसके बाद मराठे कहां तक पहुंच गए? अटक से कटक तक। मतलब जो बालाजी बाजीराव का आप शासनकाल देख रहे हैं पेशवा के रूप में, ये मराठा शक्ति के चरमोत्कर्ष को दर्शा रहा है। जिसको चाह रहे हैं उसको हटा दे रहे हैं। और इसी संदर्भ में ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि अगली शक्ति, भारत की जो ताकत है मुगलों के बाद, कौन स्थापित हो दिल्ली पे? मराठे। अब बताइए, मोहम्मद शाह अब्दाली के दिल्ली में जो है उसके मीर बख्शी प्रतिनिधि है, उसको हटा दिए नजीबुद्दौला को। पंजाब से उसके पुत्र को निकाल बाहर कर दिए, तैमूर को। तो इससे अब क्या होगा? एक मैसेज गया, कहां? अफगानों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली तक ये बात पहुंची, केवल दिल्ली पंजाब तक सीमित नहीं रहा, अहमद शाह अब्दाली तक ये बात गई। और अहमद शाह अब्दाली जब इस घटना के बारे में सुना तो निश्चित रूप से क्रोधित होगा और फिर मराठों और अफगानों के बीच में युद्ध होना क्या था? अवश्यंभावी था, जिसकी परिणति पानीपत के तृतीय युद्ध के रूप में हुई, जो 14 जनवरी 1761 को घटित हुई। समझ रहे हैं? मतलब अब जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो अफगान है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में दो महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा है। एक तरफ मराठे हैं और दूसरे तरफ अफगान अब्दाली है। नादिर शाह का क्या है, उसका जो है सेनापति था, बाद में जो है उसी का अधिकारी था, बाद में स्वतंत्र शासक बना। तो अफगानों और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया, ठीक है। अब देखिए, पानीपत हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, याद है? ये तीसरी लड़ाई तक पहुंच गए हैं और इतिहास में पानीपत की ये तीनों लड़ाइयां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसने इतिहास की धारा को बदला, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। जब पहला पानीपत का युद्ध हुआ था तो आपने देखा था कि दिल्ली सल्तनत का समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना हुई 1526 में। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ तो अकबर जैसा शासक
उदित हुआ, जिसने एक अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण के उद्देश्य से प्रेरित था अकबर। और तीसरा पानीपत का युद्ध होगा, वो ये निश्चित नहीं करेगा कि कौन शासक बनेगा, बल्कि इसने ये निर्णय कर दिया कि अब भारत पर मराठे कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात अब भारत के भविष्य मराठे नहीं बन पाएंगे। इस अर्थ में मराठों का अफगानों से जो ये युद्ध हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच होगा? मराठों और अफगानों के बीच में। ध्यान रखना, अफगान नेता कौन है? अहमद शाह अब्दाली है। ठीक है, मराठों का जो तोपखाना था उसका नेतृत्व किया था इब्राहिम खां गारदी ने। मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया? इब्राहिम खां गारदी ने। ठीक है, और युद्ध में पेशवा का पुत्र है विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया, पिल्लेजी जाधव, भारी संख्या में जो है मराठा सैनिक युद्ध लड़े। ठीक है, परिणाम आपको पता है कि मराठे युद्ध में पराजित हो जाएंगे। मराठे युद्ध में पराजित कैसे हुए? एक, क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका मराठों को। सबसे तो दुश्मनी ले रखे हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, अवध हो। अवध का नवाब तो खुद अहमद शाह अब्दाली को दे रहा है समर्थन, समझ रहे हैं। जाट नेता सूरजमल है, वो युद्ध से अलग रहा। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ये अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो इससे क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली की शक्ति, ताकत मजबूत हुई और बदले में मराठों की शक्ति कमजोर हुई। दूसरी तरफ मराठे गुरिल्ला युद्ध पद्धति के विशेषज्ञ थे। अब वो मैदानों में लड़ रहे थे। मैदानों में लड़ने का ठीक है कि उन्होंने कुछ शक्तियों को पराजित किया था, लेकिन अब जो शक्ति सामने खड़ी थी वो एकाकी नहीं थी, उसको भारतीय समर्थन भी प्राप्त है और वो ताकतवर भी है, उसको अनुभव भी है। लगातार आक्रमण हो रहे हैं भारत पर और दिल्ली वगैरह को लूट के जा रहे हैं। ठीक है, मराठों का नेतृत्व विश्वासराव ने किया जो पेशवा का पुत्र था, जबकि व्यवहारिक रूप से वास्तविक सेनापति का कार्य सदाशिवराव भाऊ ने किया। और सदाशिवराव भाऊ जो था वो पेशवा का बालाजी बाजीराव का भाई था। ठीक है, मराठा सैनिक पराजित हुए। पेशवा तक जो मराठा पराजय की सूचना थी वो व्यापारियों द्वारा दी गई कि युद्ध में दो मोती समुद्र में क्या हो गए? विलीन हो गए। युद्ध में दो मोती विलीन हो गए, यानी ये पेशवा तक सूचना कौन दे रहा है? व्यापारी। ठीक है, पानीपत के युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी माना जाता है वो माना जाता है काशीराज पंडित को। ठीक है, काशीराज पंडित को पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी माना जाता है। क्लियर है? आगे चलें। श्री आरबी सरदेसाई हैं, उन्होंने लिखा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि इसने यह निश्चित कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात अब मराठा शासन नहीं करेंगे। पानीपत की जो पराजय है उसको पेशवा बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका। भाई, उसमें कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में ऐसा कोई घर नहीं था जिसने किसी मराठा को न खोया हो, अपने घर से किसी मराठा व्यक्ति को न खोया हो। इतना विध्वंसक था। इस हार को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। यहां तक क्लियर है? अटक से कटक तक की सत्ता 1761 में क्या हुआ? जो पेशवा था उसकी मृत्यु हो जाएगी और मराठा शक्ति पूरी तरीके से तोड़ दी गई। ठीक है, अब देखिए पानीपत के युद्ध में मराठों के पराजय के कारण क्या रहे? तो पहली बात, मराठों में आपसी एकता का अभाव था। चौथ की वसूली से मराठों के अनेक शत्रु बन गए थे। अब देख ही रहे हैं आप कि अवध का नवाब साथ दे रहा है किसका? अवध का जो नवाब है वो साथ दे रहा है अहमद शाह अब्दाली का। समझ रहे हैं? जाट नेता सूरजमल वो है अहमद शाह अब्दाली के साथ है। तो क्षेत्रीय सहयोग भी नहीं प्राप्त हो सका, केवल इनकी नीतियों के वजह से, चौथ और सरदेश मुखी जैसी जो इन्होंने वसूली की नीति अपनाई उसकी वजह से। युद्ध में मराठे क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाए। मराठों के सैन्य संगठन में कमजोरी थी और वो चूंकि गुरिल्ला युद्ध पद्धति, पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने वाले लोग मैदानी क्षेत्र में आकर युद्ध कर रहे थे
और इसलिए उनमें अनुशासन और प्रशिक्षण का अभाव था और उन्होंने अपने परंपरागत युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को त्याग के ये युद्ध लड़ा था। ठीक है, पढ़ा ना कि शिवाजी मतलब गुरिल्ला युद्ध पद्धति में विशेषज्ञ थे, बाद में बाजीराव गुरिल्ला युद्ध पद्धति का बड़ा जानकार था, और अब मराठे उस पहाड़ी क्षेत्रों से अलग हटकर मैदानी क्षेत्रों में उतर रहे हैं। ठीक है, कुशल नेतृत्वकर्ता का अभाव और उग्र राष्ट्रीयता का अभाव था और इस तरीके से मराठा शक्ति क्या हुई, पराजित हो गई। अब देखिए, अब मराठा शक्ति तोड़ दी गई है। फिर इसी परिस्थिति में जो अगला पेशवा है उसका नाम है माधवराव। 1761 से 1772 ईस्वी तक माधवराव ने पेशवा के रूप में कार्य किया। ठीक है, माधवराव मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का एक बार प्रयास किया। समझ रहे हैं, कुछ हद तक वो सफल भी रहा। समझ रहे हैं। अब देखिए, जैसे पेशवा माधवराव प्रथम के समय मराठा नेता हैं। महाजी सिंधिया के प्रयासों से 1772 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इनको पुनः दिल्ली में स्थापित किया गया। हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय। ये 1772 में अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर किसका संरक्षण अपना रहे हैं, मराठों का संरक्षण अपना रहे हैं। भगौड़ा शासक हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर इनसे शाह आलम द्वितीय याद आ रहा है, 1765 में इनसे कौन सी संधि की गई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के पश्चात, और इनको पेंशनर बना दिया गया था। 1772 में ये अंग्रेजों का संरक्षण छोड़ के मराठों का संरक्षण अपना रहे हैं। ठीक है, माधवराव का चाचा है जिसका नाम है रघुनाथ राव। इसने इस स्थिति का, जो मराठा बिखराव की स्थिति थी, ऐसे में इसने थोड़ा विद्रोही रुख अपनाया और इसने मराठा साम्राज्य के विभाजन की मांग की। ये एक नेगेटिव पॉइंट था और यही रघुनाथ राव मराठा संगठन के विघटित होने का एक प्रमुख कारण भी बनेगा, क्योंकि लगातार ये पेशवा बनना चाहता था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। 1772 में माधवराव की क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस से क्या हो गई, मृत्यु हो गई, टीबी से। और ग्रांड डफ ने लिखा है कि पेशवा की इतनी शीघ्र मृत्यु मराठों के पानीपत की पराजय से भी ज्यादा घातक रही। यानी इतना जल्दी जो पेशवा मृत्यु हो गई, पेशवा की मृत्यु हो गई, वो पानीपत के युद्ध से भी ज्यादा घातक रही। ठीक है, अगले शासक हैं नेक्स्ट नारायण राव, 1772 से 73 ईस्वी। ठीक है, तो माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई है नारायण राव, ये पेशवा बना। 73 में उनके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी। ठीक है, आगे चले। अब देखते हैं माधव नारायण राव, 74 से 95। ठीक है, 1774 से 1795 तक ये हैं। ठीक है, नारायण राव का पुत्र है माधव नारायण राव, पेशवा बना, लेकिन उम्र कम है, तो मराठा साम्राज्य की जो देखभाल के लिए मराठा सरदारों ने नाना फड़नवीस के नेतृत्व में 12 भाई काउंसिल नियुक्त किया था। फिर रघुनाथ राव मराठा सरदारों द्वारा प्रस्तुत चुनौती से डरकर पूना भाग गया। ठीक है, अब वो 12 भाई काउंसिल से मुकाबला करने में राघोवा क्या था, असमर्थ था, तो वो पूना भाग गया और फिर उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी और अब अंग्रेजों को मौका मिलेगा मराठों के मामले में हस्तक्षेप करने का। रघुनाथ राय के इस कृत्य ने कहीं न कहीं आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। अब जो है अंग्रेज हैं, जो कि भारतीय राजनीतिक विखंडीकरण की स्थिति का लाभ उठाकर भारतीय राजनीति के मामले में, भारतीयों के मामलों में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप करते थे और फिर भारतीय शक्ति को कमजोर करके उसको अपने राज्य में हस्तगत कर लेते थे। यही उनकी रणनीति थी। अब यहां मराठा संघ में फूट पड़ गई। राघोवा भाग के अंग्रेजों के पास गया, उनसे मदद मांगा। अब राघोवा की मदद करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी थे ना, बंगाल, बंबई, मद्रास, तो बंबई प्रेसिडेंसी के जो अधिकारी थे वो राघोवा की मदद के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए।
कि ठीक है हम मदद करेंगे। तो उन्होंने राघोवा के साथ सूरत की संधि की 1775 में, ये ध्यान रखना। और ये बंबई सरकार और रघुनाथ राव के बीच में हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। याद आ रहा है? वारेन हेस्टिंग्स मराठों के मामले में पड़ना नहीं चाहता था, समझ रहे हैं? वो दूर रहना चाहता था, लेकिन चूंकि ये मामला बंबई प्रेसिडेंसी का था, तो बंबई प्रेसिडेंसी के जो अधिकारी थे जिन्होंने राघोवा से सूरत की संधि की, वारेन हेस्टिंग्स के इस रवैये की जो है कंप्लेन कहां कर दिया? लंदन में कर दिया। जब लंदन में कंप्लेन हो गया इनका, तब भाई ये हुआ कि वहां के जो अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम करो, आराम से संधि करो। तो अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में सैनिक सहायता देंगे। जो सूरत की संधि हुई, वो फिर बात हुआ कि राघोवा पेशवा बनेगा, किसकी मदद से? अंग्रेजों की मदद से। और एक जो सेना जाएगी जो राघोवा की तरफ से लड़ेगी, उसका खर्च कौन वहन करेगा? राघोवा या रघुनाथ राव। इसके बदले अंग्रेजों को क्या प्राप्त होगा? तो सालसेट, बसीन और सूरत, भड़ोच की आय प्राप्त होगी। सालसेट द्वीप पे ही आपका बंबई बसा है, ठीक है? तो सालसेट का द्वीप, बसीन, सूरत और भड़ोच की आय प्राप्त होगी, ठीक है? बंगाल और कर्नाटक में मराठे आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है? 1775 से 1782, ये वही समय है जब अंग्रेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ रहे हैं। अंग्रेज भारत में भी मैसूर से युद्धरत हैं, जैसा मैंने बताया था, और मराठों से भी इनका संघर्ष अब छिड़ने वाला है, ठीक है? तो मराठा संघ के प्रमुख के पद के मुद्दे पर अंग्रेजों को मराठा के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ। बंबई की अंग्रेजी सरकार है, वो राघोवा से सूरत की संधि की। बंगाल के गवर्नर जनरल हैं कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स मराठों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, समझ रहे हैं? वो उनसे दूर रहना चाहता था, लेकिन अब बंबई सरकार ने इसकी शिकायत कर दी, तो फिर बंबई सरकार को लंदन स्थित जो उच्च अधिकारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने परमिशन दे दिया। और वारेन हेस्टिंग्स ने मराठा पेशवा के साथ पुरंदर की संधि की और माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार भी कर लिया था, ठीक है? लेकिन बंबई के जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, उन्होंने वारेन हेस्टिंग की शिकायत कहां कर दी? लंदन में बैठे उच्च अधिकारियों से की। और लंदन में जो उच्च अधिकारी है, उनको तो एक ही चीज चाहिए, क्या? आय। ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी हैं, आय चाहिए किसी भी तरीके से। तो उन्होंने, लंदन के ब्रिटिश अधिकारियों ने बंबई के अधिकारियों का पक्ष लिया और युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए कहा। अब देखिए स्थिति क्या हुई कि बंबई में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए मराठों से संघर्ष किया, लेकिन इस संघर्ष में अंग्रेज पराजित हो गए। समझ रहे हैं? अंग्रेज पराजित हुए, मराठों के साथ उन्होंने बड़गांव की अपमानजनक संधि की। इस संधि के तहत मराठों ने अंग्रेजों पर युद्ध क्षतिपूर्ति आरोपित कर दिया। समझ रहे हैं? ये अंग्रेजों के लिए अपमानजनक था। पूरी कहानी समझे कि नहीं? मराठा पेशवा के पद को लेकर एक आंतरिक संघर्ष छिड़ा, किसका? मराठों और मराठों में। मराठा पेशवा की चाहत में रघुनाथ राव, जो कि मराठा पेशवा बनना चाहता था, वो अंग्रेजों की सहायता के लिए पहुंचा, ठीक है? बंबई की जो सरकार, बंबई प्रेसिडेंसी में की जो सरकार है, उनसे मदद मांगी। उन्होंने सशर्त मदद देने की जो है शर्त रखी कि हम मदद करेंगे, लेकिन ये मदद दोनों तरफ से जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होगा। समझ रहे? और राघोवा से 1775 में सूरत की संधि की। सूरत के संधि के प्रावधान स्पष्ट किए गए कि भाई अंग्रेज आपको सैन्य सहायता देंगे, पेशवा बनाने में मदद करेंगे, लेकिन जो सेना आपके पक्ष से लड़ेगी उसका खर्च आप वहन करेंगे। बदले में आप क्या देंगे? तो ये हुआ कि सालसीट, जिसपे बंबई द्वीप बसा है, सालसीट है, बसीन है, भड़ोच है, इन सब की आय हम आपको दे देंगे, ठीक है? एक समझौता हुआ, बात तय हुई, और इसी मामले पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ा।
बंगाल का गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में खुद को अपने को अलग रखना चाहता था। वो इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, समझ रहे हैं, अनावश्यक पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि इस समय जो अंग्रेजों की सिचुएशन है, एक तरफ वो मैसूर से संघर्ष कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी उनके अनुकूल नहीं है, अमेरिकी रिवॉल्यूशन चल रहा है, और इधर मराठों से भी संघर्ष छिड़ जाता। तो इस चीज से अलग रखते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने मराठा जो माधवराव द्वितीय है, पेशवा है, उससे पुरंदर की संधि करके उसको पेशवा स्वीकार कर लिया। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के इस कृत्य की शिकायत बंबई की सरकार ने कहां कर दी? लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से की, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने बंबई की सरकार का पक्ष लिया, अर्थात राघोवा के पक्ष में युद्ध करने की उसने सहमति दे दी। इसी मुद्दे पर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए, और मराठों के साथ एक अपमानजनक संधि की थी, जिसका नाम है बड़गांव की अपमानजनक संधि की। इस संधि के तहत मराठों ने युद्ध क्षतिपूर्ति का खर्च किसके ऊपर थोप दिया था? अंग्रेजों के ऊपर। अब वारेन हेस्टिंग्स की इंटरेस्ट लेगा। अब वारेन हेस्टिंग्स को यह बात नागवार गुजरी, और उसने इस अपमानजनक संधि को मानने से इनकार कर दिया, समझ रहे हैं, और मराठों से युद्ध जारी रखा। अंततः चूंकि स्थिति भी अनुकूल नहीं है अंग्रेजों के, ये सबसे कठिन वर्ष हैं अंग्रेजों के जीवन के, जब भारत में मैसूर के साथ भी युद्धरत है, दक्षिण में मराठों के साथ भी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। तो महाजी सिंधिया हैं, मराठा हैं, इनके प्रयास से मराठों और अंग्रेजों के बीच में 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी, और फिर इस संधि के तहत यह युद्ध समाप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आई बात समझ में? तो सालबाई की संधि हुई, और फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। अब देखिए सालबाई की संधि क्या है और उसके प्रावधान क्या हैं। तो अंग्रेजों को मराठों से सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को सालसेट का द्वीप, एलिफेंटा, ये मुंबई में है। कभी आप जाएंगे ना, मुंबई जो शहर है, बंबई जी से मुंबई बोल रहे हैं आजकल, वो सालसेट द्वीप पर बसा है, और उससे थोड़ी दूरी पर आप देखेंगे अरब सागर में एलिफेंटा एक द्वीप है। ठीक है, तो वो और मुंबई, ये किसको प्राप्त हो गया? ये अंग्रेजों को मराठों से प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को क्या माना? पेशवा माना। दोनों शक्तियां एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगी, और मराठा पेशवा रघुनाथ राव को पेंशन देगा। ठीक है, यानी राघवा क्या होंगे? पेंशनर हो गए। फिर वो भाग के आ गए कानपुर। संधि का मूल्यांकन, तो अंग्रेजों की असफलता, संधि के तहत विजित क्षेत्र मराठाओं को वापस कर देना पड़ा इन्हें, गायकवाड़ को पेशवा के अधीन माना, माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो अंग्रेजों के लिए ये असफलता थी। अंग्रेजों के लिए सफलता किस अर्थ में थी? तो मैसूर मराठा निजाम, ये जो गठबंधन बना था आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, मैसूर ने निजाम और मराठों के साथ एक गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन को तोड़ने में अंग्रेज सफल रहे, वो मैंने पढ़ाया है आंग्ल मैसूर युद्ध में, देख लेना आप। फिर अगले 20 वर्षों तक अपनी स्थिति मजबूत बनाने का समय भी अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, क्योंकि अब अगले 20 वर्ष बाद क्या होगा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि बाजीराव द्वितीय, ठीक है, अब है पेशवा, क्या नाम है? बाजीराव द्वितीय। रघुनाथ राव का पुत्र है, अंतिम पेशवा है, 1795 से 1818। ठीक है, इसके समय की घटना है कि पूना में कौन है? पेशवा है, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग स्थापित हैं। ठीक है, बड़ौदा में गायकवाड़ हैं, इंदौर में होलकर हैं, ग्वालियर में सिंधिया हैं, नागपुर में भोसले हैं, और ये पूना में, पूना शक्ति का केंद्र है, वहां कौन है? पेशवा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया ने, समझ रहे हैं, पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय, रघुनाथ राव का पुत्र है, राघवा का। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया ने जसवंत राव होलकर के भाई हैं बिट्ठू जी, इनकी हत्या कर दिया।
यानी होलकर, जसवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कौन कर रहा है? पेशवा और सिंधिया ने मिलकर कर दिया। अब जब ये खबर इंदौर के होलकरों के पास पहुंची तो उसने बाजीराव द्वितीय के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और जैसे ही इनके ऊपर आक्रमण किया, बाजीराव द्वितीय अपने को इनसे बचाने के लिए भाग के कहां गए? अंग्रेजों के पास। और जब जैसे अंग्रेजों के शरण में गए, अंग्रेजों ने कहा आइए आप पहले साइन कीजिए। उन्होंने कहा कहां? यहां। 1802 में बसीन की संधि हो गई, और बसीन की संधि एक सहायक संधि थी। समझ रहे हैं? 1802 में बसीन की संधि की गई, और बसीन की संधि एक सहायक संधि थी। इसका मतलब था कि अब पेशवा क्या नाम मात्र का रह गया। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ बसीन की संधि। पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया और एक अंग्रेजी सेना पूना में रखना स्वीकार किया। ठीक है, इसके अंतर अभी हम पढ़ेंगे कि क्या नीति होती है, सहायक संधि के क्या क्या प्रावधान होते हैं। तो एक अंग्रेज बसीन में जो है क्या हुआ, पेशवा जो था बाजीराव द्वितीय, उसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया कि हम ठीक है आपके अधीन रहेंगे। दूसरी बात कि एक जो सेना है पेशवा का जो केंद्र है पूना में, वहां पे एक अंग्रेजी सेना भी रखी जाएगी। गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के जो प्रदेश हैं, तुंगभद्रा के सभी समीपवर्ती प्रदेश हैं, वो कंपनी को दे दिए गए। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। ठीक है, सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ का अधिकार छोड़ दिया और गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। ठीक है, यानी पेशवा ने निजाम, जो दक्षिण में है निजाम, उनसे चौथ का अधिकार छोड़ दिया और गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। दरअसल निजाम ने सहायक संधि स्वीकार कर लिया है। ठीक है, पढ़ेंगे अभी सहायक संधि। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था, तो अंग्रेजों का आश्रित हो गया था। तो इसके तहत क्या हुआ कि उस पे जो है अब पेशवा निजाम से क्या करेगा? चौथ नहीं वसूलेगा। ठीक है, गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध नहीं करेगा। गायकवाड़ समर्थक है अंग्रेजों के। ठीक है, किसी भी यूरोपी को अपने सेवा में नहीं रखेगा। ठीक है, और दूसरे राज्यों से अपने संबंधों को अंग्रेजों की मध्यस्थता में ही सॉल्व करेगा या अंग्रेजों के नियंत्रण में दे दिया। इस तरीके से अगर हम देखें तो पेशवा ने सुरक्षा के बदले स्वतंत्रता का क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, और यही है एक सहायक संधि। तो ये एक सहायक संधि थी। ठीक है, और जिसमें पेशवा ने सुरक्षा के बदले स्वतंत्रता का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। आर्थर वेलेजली जो है उस समय गवर्नर जनरल, उसने लिखा था कि बसीन की जो संधि हमने की बाजीराव द्वितीय से, वो एक बेकार व्यक्ति से की गई संधि थी, क्योंकि इसके बाद भी इन्हें क्या हुआ? अंग्रेजों मराठों से युद्ध करना पड़ा और अपने संसाधनों को उसमें लगाना पड़ा। ठीक है, इसी पृष्ठभूमि में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है 1803 से 5 के बीच में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब शुरू हुआ तो 1803 से 5 के बीच में हुआ। तो इसके कारण क्या था? पहला कारण था कि बसीन की संधि से मराठों में एक असंतोष उपजा, क्योंकि अब वो किसके संरक्षण में आ गए थे? अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए थे। तो बसीन की संधि से उपजे असंतोष ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की क्या निर्मित की? पृष्ठभूमि निर्मित की। यानी जो बसीन की संधि एक सहायक संधि थी, और उस सहायक संधि ने क्या किया कि मराठों को क्या कर दिया कि ब्रिटिश के अधीन कर दिया, अंग्रेजों के संरक्षण में ला दिया। समझ रहे हैं? इसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की क्या पृष्ठभूमि निर्मित की। बाजीराव द्वितीय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। बाजीराव द्वितीय को भी लगा कि तो स्वतंत्रता के नाम पर हमने पूरा सुरक्षा के नाम पे अपना स्वतंत्रता ही खो दिया। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये क्या हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने जो अन्य मराठा सरदार हैं, जैसे उनको प्रोत्साहित किया कि आप एक संयुक्त मोर्चा बनाइए, और अपना भी समर्थन दिया। होलकर ने संयुक्त मोर्चा बनाने से इनकार कर दिया। गायकवाड़ भी तटस्थ रहा। ठीक है, यानी होलकर और गायकवाड़ थोड़ा इससे तटस्थ रहे। वेलेजली ने सभी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। मराठों ने जब विद्रोह किया तो वेलेजली ने सभी क्षेत्रों पर आक्रमण किया,
अरगांव के युद्ध में भोसले और लसवारी के युद्ध में सिंधिया, क्योंकि यही दो शक्ति बची, इनको पराजित कर दिया गया। और भोसले से देवगांव की एक सहायक संधि की गई 1803 में, और फिर सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया से की गई 1803 में, और होलकर से राजपुर घाट की एक सहायक संधि की गई 1805 में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब मराठा शक्ति किसके अधीन आ गई? अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। लेकिन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए पिंडारियों के खिलाफ क्या किया? सैन्य कार्रवाई किया। दरअसल पिंडारी एक लूटपाट करने वाली एक दक्षिण भारत के अंतर्गत एक जात थी। ठीक है, ये लूटपाट करते थे पिंडारी, ये व्यापारियों को लूट लेते थे, जिससे कि कानून व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती थी। कानून व्यवस्था में जो है तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती थी। पिंडारी नेता हैं वासिल मोहम्मद और चीतू, इनके विरुद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अभियान चलाया, ये मारे गए। इसी क्रम में अंग्रेज मराठों के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, और इस तरीके से पिंडारियों का दमन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। समझ रहे हैं? परिणाम, युद्ध में मराठे पराजित हो गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठा क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया। वो कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया और उन्हें पेंशन दे दी गई। तो अंतिम पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, उनको भेज दिया गया कहाँ? कानपुर के निकट बिठूर, उत्तर प्रदेश में है, और पेंशनर हो गए। इस प्रकार प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां और मराठों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठता, भारत के अंतर्गत अपनी श्रेष्ठता स्थापित की तथा कपास व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित किया। चूंकि दक्षिण का क्षेत्र कपास उत्पादक क्षेत्र था, तो कपास व्यापार को भी नियंत्रित किया। तो समझ गए आप कि इतने बड़े संघर्ष का जो है कारण क्या था और क्यों मराठों ने जो है इसे जो है अपनाया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो अगला महत्वपूर्ण है कि सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय। ठीक है, सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय। ठीक है, सिंध की भौगोलिक स्थिति मैप में देख लीजिए, जो टेबल के सामने आपके लगी हुई है। ठीक है, और सिंध के विलय के बारे में आप देखेंगे कि एक उस समय का महत्वपूर्ण वहीं का रेजिडेंट था, सैन्य अधिकारी है चार्ल्स नेपियर। उसका स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। उसने कहा था, पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए, कि हमें सिंध को जीतने का या हमें सिंध के विलय करने का कोई अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी हमें सिंध के विलय का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। ठीक है, हमें सिंध के विलय का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, और ऐसा करना लाभदायक है, उपयोगी है, साथ ही मानवोचित नीचता है। तो दो शब्द समझिए, लाभदायक, उपयोगी। तो सिंध का विलय क्या है? लाभदायक है, उपयोगी है, और मानवोचित नीचता। तो ये किस अर्थ में उसने कहा था कि मानवोचित नीचता होगी? तो उसने कहा था चूंकि सिंध ने तो कभी अंग्रेजों का विरोध किया ही नहीं, जैसे इन्होंने उससे संधि की, जो भी उन्होंने शर्तें आरोपित की, सब में सिंध तैयार था, लेकिन बावजूद सिंध का विलय हुआ। तो मैंने चर्चा किया था पंजाब के विलय की, तो मैंने आपसे एक बात और कही थी कि पंजाब का जो विलय हुआ, तो पंजाब के विलय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज पराजित होते हैं। ठीक है, 1839 से 42 के बीच में हुआ था। वो पराजय अंग्रेजों के लिए बहुत ही अपमानजनक था, उसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो उसी संदर्भ में किसी इतिहासकार ने कहा था कि एक व्यक्ति जो गली में पीटता हो और घर में आके अपनी पत्नी को पीटता हो, समझ रहे, यानी खिसियाया वह व्यक्ति जो गली में मार खाता है और घर में आके अपनी पत्नी को पीटता है। कुछ कुछ ऐसी ही उसकी हरकत अंग्रेजों ने भारत के अंतर्गत की,
जो पंजाब और सिंध के मामले में आप देख सकते हैं। भाई पंजाब उसकी सीमांत नीति का परिणाम था, वहां से राजस्व प्राप्त करना था। ऐसा ही अपने अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने सिंध को भी क्या किया, विलय किया भारतीय राज्य में। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उपस्थित होता है कि सिंध का भारतीय राज्य में विलय क्यों, यानी सिंध का भारतीय राज्य के अंतर्गत विलय क्यों आवश्यक हो गया। ठीक है, तो पहला है कि सिंध का सामरिक महत्व। मैप देखेंगे ना तो सिंध जो है स्थल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, जल मार्ग से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो उसका एक सामरिक महत्व है, विदेशियों के आगमन का द्वार है। जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो इस मार्ग का अनुसरण करके भारत में आ सकते हैं, और व्यापारिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से भी सिंध महत्वपूर्ण है। तो स्थलीय और जलीय दोनों मार्ग की उपलब्धता है कहाँ, सिंध में। तो अरब सागर के तट पर स्थित था, गुजरात के तट की सीमा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये यूरोप से आने वाली समुद्री मार्ग और ईरान से आने वाले स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। समझ रहे, अरब सागर से भी जुड़ा हुआ है और स्थल मार्ग से मध्य एशिया से भी जुड़ा हुआ है। सिंध के जो शासक हैं वो अमीर कहलाते थे, ये बलूची जाति के थे, और सिंध के ऊपर जो ऊपरी भाग है वहाँ खैरपुर, मध्य भाग की राजधानी मीरपुर और दक्षिणी भाग की राजधानी हैदराबाद थी। ठीक है, दूसरा, नेपोलियन की विस्तारवादी नीति से अंग्रेज भयभीत थे। चूंकि मैंने बताया कि यूरोप में जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो नेपोलियन का उद्भव हो चुका है। ठीक है, और नेपोलियन ने विस्तारवादी पूरे यूरोप को पराजित कर दिया था, सिवाय एक शक्ति यूरोपीय थी जो कि अपराजेय थी, वो थी ब्रिटेन। और ब्रिटेन के भी संदर्भ में उसने, नेपोलियन ने एक महाद्वीपीय व्यवस्था लाई थी, पढ़ेंगे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में। और उस महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत वो ब्रिटेन को आर्थिक रूप से पंगु करना चाहता था। ब्रिटेन कर देता सरेंडर, लेकिन नेपोलियन की अंतर्निहित दुर्बलताओं ने ब्रिटेन को क्या प्रोत्साहित किया, सबको व्यापार करने से मना कर दिया, सभी यूरोपीय शक्तियों को व्यापार करने से मना कर दिया, लेकिन खुद क्या था, क्षणिक लाभ के लिए अपना व्यापार करता था। समझ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में खाद्यान्न की आवश्यकता है, ब्रिटेन में बहुत सारी चीजों की जरूरत है। फ्रांस अपना खुद व्यापार करता था। समझ रहे हैं, इसी क्रम में अब ये भूल रहा है नेपोलियन कि ब्रिटेन का व्यापार केवल यूरोप तक नहीं है, पूरे भारत में ब्रिटेन, पूरे विश्व में ब्रिटेन के अपने उपनिवेश हैं, भारत सहित पूरे विश्व में उपनिवेश हैं। तो वो अपने उपनिवेशों से अपना जो है काम चला रहा है। ठीक है, तो नेपोलियन की विस्तारवादी नीति भी क्या थी, लगातार परेशान कर रही थी अंग्रेजों को, और उनको था कि हम किसी तरीके से अपनी सीमा को क्या कर दें, अवरुद्ध कर दें, विदेशी आक्रमण की कोई भी गुंजाइश को वहां पे समाप्त कर दें। ऐसा ब्रिटेन का सोचना था। समझ रहे हैं, पंजाब का विलय भी ब्रिटिश सीमांत नीति का परिणाम था, और सिंध का विलय भी क्या है, ब्रिटिश सीमांत नीति का ही परिणाम है, क्योंकि वो अपने बॉर्डर को सील करना चाहता था। वो एक भी ऐसा मौका नहीं देना चाहता था जिससे कि विदेशी शक्तियां भारत में प्रवेश कर पाए और उसके भारतीय साम्राज्य को चुनौती दें, जो कि ब्रिटेन के लिए क्या है, लाभदायक है, कंपनी के लिए क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाभदायक है। समझ रहे हैं, तो सिंध का जो विलय था, नेपोलियन की विस्तारवादी नीति के चलते भी आवश्यक हो गया था कि सिंध को जीतकर वहां पे ब्रिटिश सेना जो है स्थापित कर दिया जाए, ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाए। फिर जब नेपोलियन ने रूस के साथ तिलसित की संधि की थी, समझ रहे हैं, इससे जो भय था ब्रिटेन का वो और बढ़ गया, क्योंकि रूस मध्य एशिया के मार्ग से, रूस स्थल मार्ग से जुड़ रहा था भारतीय भूभाग से, और अब तो नेपोलियन ने मित्रता भी बढ़ा ली है रूस से, तो ये भय उसका और बढ़ गया। ठीक है, इसी क्रम में वो जो है भारत पर सिंध को मिलाना चाहा, ब्रिटिश भारत में मिलाया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो नेपोलियन की विस्तारवादी नीति, रूस के साथ उसकी तिलसित की मित्रतापूर्ण संधि, ये अंग्रेजों के भय को बढ़ाया कि कहीं ऐसा न हो
कि अंग्रेजों के साम्राज्य को चुनौती मिले, क्योंकि भारत में फ्रांसीसी शक्तियों को पराजित किया था अंग्रेजों ने, और फ्रांस से एक राइवलरी चल रही थी, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे उपनिवेश के क्षेत्र में हो। और नेपोलियन ने तो पूरे यूरोप को पराजित किया सिवाय एक ब्रिटेन को छोड़ के, और ब्रिटेन के लिए भी उसने एक नीति लाई थी। तो स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी। इसी स्थितियों से बचने के लिए सिंध का विलय कहां, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत अंग्रेजों ने किया। ठीक है। सिंध से राजनीतिक संपर्क बढ़ाने का कार्य 1831 में सिंधु नदी में जल यात्रा की सुविधाओं की खोज करने के उद्देश्य से की गई। अलेक्जेंडर बर्न्स को वहां भेजा गया। यहां से जो है सिंध से संबंध स्थापित हो रहे हैं। 1832 में विलियम बेंटिंग ने कर्नल पोटिंगर हैं उनको सिंध के अमीरों के साथ संधि करने के लिए भेजा था, ताकि अंग्रेजों को और सुविधाएं मिल सकें। 1836 में ऑकलैंड ने भारत को रूसी प्रभाव से बचाने के लिए सिंध पर अपना प्रभाव स्थापित करने की आक्रामक नीति अपनाई, और इसी क्रम में हैदराबाद में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखा। 1842 में गवर्नर जनरल के रूप में एलन बरो की नियुक्ति की गई, और 1843 में सिंध का विलय ब्रिटिश भारत के अंतर्गत कर लिया जाएगा। ठीक है। इसने सिंध में अंग्रेजी प्रतिनिधि रेजिडेंट के रूप में चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया, और नेपियर इतना महत्वाकांक्षी था कि वो कहता था कि अगर उसे 12 वर्ष केवल दे दिए जाएं तो वो पूरे मतलब सबको ब्रिटिश भारत में शामिल कर लेगा। ठीक है। अगर मुझे भारत का शासक बना दिया जाए और 12 वर्षों में किसी भी राज्य का नाम ही नहीं रहेगा, सब ब्रिटिश भारत हो जाएगा। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को एलन बरो सिंध का क्या ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर रहा है। प्रथम अफगान युद्ध में इनकी पराजय हुई अंग्रेजों की, उसका भी एक बदला था। जबकि इस पराजय में अगर आप देखेंगे तो सिंध ने अफगान युद्ध में अंग्रेजों का साथ ही दिया था, लेकिन उस पराजय को इनको जीतना था, इनको जीत दिखानी थी। ठीक है। 1843 में सिंध का विलय कर लिया गया एलन बरो के काल में। तो एलन बरो ने 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। सिंध के ब्रिटिश रेजिडेंट हैं चार्ल्स नेपियर। उन्होंने कहा कि हमें सिंध के विलय का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, और ऐसा करना हमारे लिए लाभदायक है, उपयोगी है, साथ ही मानवोचित नीचता भी है। समझ रहे हैं। तो सिंध के ब्रिटिश रेजिडेंट नेपियर कह रहे हैं कि सिंध का विलय हमारे लिए लाभदायक है, उपयोगी है। एक, उनकी सीमांत नीति, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा हो जाएगी, वहां पे सैनिक तैनात कर पाएंगे। दूसरी, व्यापार में भी सहायक है, वहां से व्यापार करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। ठीक है। लेकिन मानवोचित नीचता होगी, क्योंकि सिंध के अमीरों ने तो अंग्रेजों का कभी विरोध किया ही नहीं। समझ रहे हैं। वो तो हमेशा जो है साथ ही दिए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में भी सिंध के अमीरों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो बिना विरोध के, बिना किसी ठोस कारण के सिंध का विलय, ये एक मानवोचित नीचता है। ठीक है। इसी अर्थ में उन्होंने कहा। नेपियर के अनुसार सिंध की जो विजय है वो कोई एकाकी घटना नहीं थी, ये तो अफगान तूफान की पूंछ थी। यानी अफगान तूफान में, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में जो पराजय झेलनी पड़ी ब्रिटेन को, वो उस पराजय का बदला सिंध को जीत के लिया गया। समझ रहे हैं। तो अफगान तूफान की पूंछ थी सिंध। विलय क्या था? अफगान तूफान की पूंछ थी, ऐसा नेपियर ने कहा है। एल्फिंस्टन ने लिखा है कि अफगानिस्तान से वापस लौटकर अंग्रेज एक निर्दयी पुरुष की भांति व्यवहार कर रहे हैं। निर्दयी पुरुष बन गए हैं। समझ रहे हैं। जिसको गली में मार पड़ी हो और बदले में घर आकर अपनी पत्नी को पीटता हो। समझ रहे हैं। तो एल्फिंस्टन के शब्दों में अगर देखें तो कह रहे हैं कि अफगान युद्ध के पश्चात जो ब्रिटिश हैं वो निर्दयी पुरुष की भांति व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। जो गली में मार खाया है और घर में आके बेचारी पत्नी को पीट रहा हो। समझ रहे हैं। तो इस अर्थ में आप सिंध विजय को देख सकते हैं। तो आज यहां तक हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्र, जो क्षेत्रीय हमने देखे कि भारत के अंदर विद्यमान थे,
जैसे बंगाल है, मैसूर है, ठीक है, बंगाल, मैसूर, पंजाब है, सिंध है, अवध है, ठीक है। इन क्षेत्रों को भारत के अंतर्गत मिला लिया गया, ठीक है। चूंकि अब देखिए ये भारत का मैप है, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल जीता, यहां जीता, बंगाल जीता, प्लासी और बक्सर। प्रक्रिया क्या रही? प्लासी और बक्सर, ठीक है। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली, इलाहाबाद की संधि हुई और अंग्रेजों को बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का अर्थ है कि राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो अब बंगाल के संसाधनों का उपयोग उन्होंने अन्य भारतीय राज्यों को जीतने में लगाया, ठीक है। दक्षिण भारत में जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो हैं मैसूर हैं, इधर हैं हैदराबाद में निजाम है, सुदूर दक्षिण में आप आएंगे मराठे हैं। ये महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, ठीक है। और आप यहाँ केरल में देख ही लिए थे कि केरल में जो है वहाँ का जो शासक है वह उसको जो है वो संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्थिति है। यहाँ पंजाब है, अविभाजित भारत है, यहाँ सिंध है। अब ये एक ऐसा क्षेत्र था, ठीक है, जिस पर अधिकार करना उनको जो है जरूरी था। ये सीमांत नीति का परिणाम है। इधर अवध का प्रांत है, ठीक है। तो अवध का प्रांत तो आप देख ही रहे हैं कि अवध पहले ही जो बक्सर का युद्ध है उसमें क्या सहायक संधि स्वीकार कर लिया है, सहायक संधि। और अवध का जो प्रांत है वो अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान है। अंग्रेजों के लिए क्या है? दुधारू गाय के लिए, दुधारू गाय के समान है। वहां से युद्ध क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर रहे हैं, सहायक संधि भी कर रहे हैं, कर मुक्त व्यापार भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, एक बृहद ब्रिटिश भारत का निर्माण किया गया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंतर्गत, ठीक है। मराठों पर, दक्षिण में मराठों की शक्ति को तोड़ना जरूरी था क्योंकि यहां कपास। अब देखिए ये जो इनकी राजनीतिक विस्तार की नीति है जो बंगाल से शुरू हुई थी, उसके मूल में क्या है? आर्थिक नीति। यानी ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नीति के मूल में क्या है? साम्राज्यवादी नीति के मूल में है आर्थिक। आर्थिक नीति अर्थात आर्थिक हितों की पूर्ति, ठीक है। जैसे जैसे ब्रिटेन की स्थिति में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे भारत के संदर्भ में भी अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन होता गया। समझ रहे हैं? समय समय पर हम उसको देखेंगे जो कि उनकी आर्थिक नीतियों में आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? पहले उन्होंने एक तरीके से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, अन्य क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रयास किया, तो यहां के संसाधनों का दोहन किया। समझ रहे हैं? मैंने पढ़ाया था आपको, एक दिन बताया था कि किसी भी देश में जो संसाधन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, ये दिमाग में बैठा लीजिए, भौतिक संसाधन, और मानव भी क्या है? एक संसाधन है। भारत में मानव है, मानव उपभोक्ता है, मानव श्रमिक हैं, मानव, ठीक है, मानव श्रम की उपलब्धता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन तीनों ही संसाधनों का अतिशय दोहन किसके द्वारा किया गया? ब्रिटेन द्वारा। इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया गया और फिर भारत के प्राकृतिक, भौतिक और मानव तीनों संसाधनों का दोहन किया गया
और ये दोहन करके कहां ले जाया गया? ब्रिटेन, जिससे कि ब्रिटेन क्या हुआ? समृद्ध हुआ। तो अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति है उसके मूल में क्या नीति छिपी है? आर्थिक नीति। क्योंकि ईस्ट भारत में किसका शासन है? ईस्ट इंडिया का। ईस्ट इंडिया एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है और ये एक निजी कंपनी है, ठीक है। और जब भी कोई कंपनी शासन करेगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा? अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। समझ रहे हैं? और इस मुनाफे की प्राप्ति के लिए वो भारत के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करेगा और वो इन संसाधनों से जो लाभ कमाएगा वो कहां? ब्रिटेन ले जाएगा। तो भारत जितना निर्धन होगा ब्रिटेन उतना ही समृद्ध होगा। समझ रहे हैं? और इन संसाधनों का दोहन तभी संभव हो पाएगा जबकि इन क्षेत्रीय शक्तियों को या तो तोड़ दिया जाए या तो अंग्रेज अपने अधीनता में ले लें, उनको ब्रिटिश भारत में मिला लें, या तो इनकी शक्ति समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, या वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते रहें। और वो तब तक ही अधीनता में मतलब रखेंगे जब तक कि उनके हितों की पूर्ति होगी। अगर उनको लगेगा कि इससे, अब जैसे सिंध के मामले में देखिए, वो तो बेचारा अधीनता स्वीकार ही करता था, बावजूद उसको ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शामिल किया गया जो उनकी सीमांत नीति का हिस्सा था, ताकि किसी प्रकार के खतरे को वो दूर कर सकें। भावी खतरों से भी उनको बचाना था, अपने आप को बचाना था। समझ रहे हैं? तो इस ब्रिटिश भारत को आप देख रहे हैं किस तरीके से अंग्रेजों ने लूटा होगा, दोहन किया होगा, ठीक है। तो यहां आपका जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियां थी, वो यहां पे अब जो है ब्रिटेन के अंतर्गत शामिल हो गई। एक बृहद ब्रिटिश भारत को आप इस मैप पर देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा वो है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां। समझ रहे हैं? तो शुरुआत में जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी, ब्रिटेन की कोई स्पष्ट साम्राज्यवादी नीति नहीं थी। समझ रहे हैं? अब जैसे बंगाल की विजय है तो कुछ लोग कहते हैं कि अनजाने में ही अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। बंगाल की कोई ऐसी योजना दिमाग में नहीं थी, अचानक से हमें मिल गया। मतलब ये सब बातें आती हैं इतिहास में, लेकिन कोई भी घटना अचानक घटित नहीं होता। समझ रहे हैं? उसके पीछे की एक प्लानिंग होती है। समझ रहे हैं? और बंगाल विजय के पीछे भी अंग्रेजों की अपनी एक प्लानिंग थी। बंगाल की आर्थिक समृद्धि जो उन्हें बार बार अपने क्षेत्र में आमंत्रण दे रही थी, आकर्षित कर रही थी। बंगाल विजय के पश्चात उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और भारतीय राजनीतिक विखंडीकरण का लाभ उठाकर उन्होंने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करके अन्य क्षेत्रों को भी अधीनस्थ बनाया। तो आरंभ में ऐसी कोई योजना नहीं थी कि इस योजना का अनुसरण करना है और हमें भारत के अंतर्गत एक ब्रिटिश भारत का निर्माण करना है। खैर, ये बात भी सही है कि शुरुआत में कंपनी का अपना उद्देश्य क्लियर था कि वो एक व्यापारिक कंपनी है, भारत के साथ व्यापार करेगी। लेकिन भारतीय परिस्थितियों ने अंग्रेजी कंपनी को क्या किया? प्रोत्साहित किया और उन्हें एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी में बदलने के लिए क्या किया? तब्दील करने का कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया। समझ रहे हैं? तो शुरू में तो कोई एक परफेक्ट कोई नीति नहीं रही, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि वेलेजली के काल में, सबसे पहले वेलेजली के काल में साम्राज्यवाद की एक स्पष्ट नीति बनी जिसे हम सहायक संधि के नाम से जानेंगे। समझ रहे हैं? सहायक संधि ने भारतीय शक्ति को स्वतंत्र सुरक्षा के नाम पे स्वतंत्रता को छीन लिया। सुरक्षा के नाम पर भारतीयों की स्वतंत्रता छीन लिया। अब क्या थे वो? अब उनका ब्रिटिश भारत में विलय या उनको ब्रिटिश भारत में मिलाना बस समय की बात थी। और जब भारत का गवर्नर जनरल बन के डलहौजी आएगा, और उस समय तक आप देखेंगे कि ब्रिटेन की स्थिति में भी परिवर्तन आ चुका होगा। 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है
कि मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो चुका है और मशीनों की भूख है कच्चा माल, और उसमें काम करने वाले श्रमिकों की भूख है खाद्यान्न की जरूरत, और इन दोनों भूख को कौन मिटा रहा है? भारत। समझ रहे हैं? तो जब डलहौजी साहब आएंगे भारत तो वहां जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोग, एक कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, कई लोग मिलके बनाए हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लंदन में बैठे हैं। उन्होंने पीठ ठोक कर डलहौजी का भेजा कि भारत जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, कोई भी एक अवसर मत छोड़ना जहां से कि हमें राजस्व प्राप्त करने की संभावना है और वो हमारे हाथ से निकल जाए। ऐसा शासक था। जब भाई हमारे मालिक ने ही हमको अधिकार दे रखा है तो हमारी एक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल और ऊपर से पूरी शक्ति भी मिल गया, तब तो वो अपनी निरंकुशता चरम पर ले ही जाएगा। और आते ही डलहौजी ने भारत में, आप देखेंगे कि 1848 से 56 के बीच में इसका टाइम पीरियड है, समझ रहे हैं, 8 साल। और 8 साल में इतनी तीव्रता से इसने भारतीय मानचित्र को बदला है जितनी तीव्रता से किसी भी राजवंश ने नहीं बदला, इवन अकबर ने भी नहीं बदला। समझ रहे हैं? और एक बृहद ब्रिटिश भारत का निर्माण भारत के अंतर्गत किया गया। समझ रहे हैं? तो जो नींव वेलेजली ने रखी सहायक संधि के माध्यम से, सुरक्षा के नाम पे जो देसी रियासत राजे रजवाड़े थे उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया, अब उनको पंगु बना दिया गया था और अब उनको ब्रिटिश भारत में मिलाना केवल अवसर की बात थी, समय की बात थी, जो कि डलहौजी ने आके कर दिया। समझ रहे हैं? तो वेलेजली केस ने एक स्पष्ट साम्राज्यवादी नीति बनाई। तो ये दो नीतियां आपके महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए सहायक संधि। तो सहायक संधि की पृष्ठभूमि है, सर्वप्रथम अगर हम बात करें डुप्ले की, डुप्ले कौन है, याद आ रहा है? डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था भारत में और वो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी था, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी की अदूरदर्शिता कहें या जो कि उसको समय से वापस बुला लिया गया, समय के पहले अगर उसे काश ऐसी स्वतंत्रता मिली होती जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को प्राप्त थी, तो आज भारत का मानचित्र कुछ और होता। समझ रहे हैं? तो सहायक संधि सबसे पहले डुप्ले के नीतियों में देखी जा सकती है। ठीक है, उसने भारत में जो राजा रजवाड़े थे उनको सैनिक मदद करता था, उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करता था। ठीक है, इसके बाद क्लाइव महोदय हैं, कर्नाटक और अवध के साथ ऐसा संबंध उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया था और लाभ लेने का प्रयास किया था। अब जैसे अवध के साथ जो संधि की गई 1765 में, बक्सर के युद्ध के पश्चात अवध का जो नवाब सुजाउद्दौला था उसके साथ जो संधि की गई वो भी एक प्रकार की सहायक संधि ही थी। समझ रहे हैं? क्योंकि अवध में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की बात की गई थी। अब जब ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा वो भी अवध के खर्चे पर रखा जाएगा, और सेना का खर्चा कौन वहन कर रहा है? अवध। लेकिन उस सेना को अपने पक्ष में अपने लिए उपयोग कौन करेगा? अंग्रेज। समझ रहे हैं? तो अब जो है वो भी एक सहायक ही संधि है, क्योंकि प्रावधान देखेंगे। लेकिन व्यवस्थित रूप में जो सहायक संधि है उसके जो प्रावधान हैं उसका निर्माण वेलेजली ने किया, उसको इंप्लीमेंट करने का काम वेलेजली ने किया। वेलेजली का जो प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटिश कंपनी को भारत में सर्वोच्च शक्ति बनाना उसका उद्देश्य था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत के अंतर्गत, उसको भारत में एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना वेलेजली का उद्देश्य था। और सर्वोच्च शक्ति तभी स्थापित होगी जब आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी उसके पास हो। समझ रहे हैं? जो भारत के राजे रजवाड़े हैं, जो भारत में जो समृद्ध राज्य है, उनका जो अंग्रेजों की अधीनता में हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करना था? विस्तार जरूरी था, देसी रियासतों को अधीन करना था। समझ रहे हैं? इस उद्देश्य से उसने क्या किया? सहायक संधि को प्रतिपादित किया। दूसरी तरफ अगर अंतरराष्ट्रीय स्थिति देखें, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक यूरोपीय कंपनी है। ठीक है, और यूरोप की स्थिति देखें तो वहां पे नेपोलियन की विस्तारवादी नीति चल रही है। समझ रहे हैं? और फ्रांसीसी क्रांति चल रही है, नेपोलियन की साम्राज्यवादी अभियान, और ये लगातार ब्रिटिशों को क्या कर रहे हैं? चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा न हो कि भारत की तरफ आ जाए।
भारत में भी मैसूर टीपू स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहा है। हैदर अली फ्रांसीसियों से निकटता बढ़ा रहा है। समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति में अगर नेपोलियन की दृष्टि अगर इस तरफ बढ़ी तो ये ब्रिटिश भारत में जो कंपनी का साम्राज्य है उसके लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकता था। आई बात समझ में? अतः एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता थी जो भारतीय शक्तियों को फ्रांसीसियों से दूर रख सके और ब्रिटिश के अधीन रख सके। समझ रहे हैं? अब देखिए सहायक संधि। तो सहायक संधि जो है, जो प्रणाली है जो वेलेज़ली ने भारत के संदर्भ में विकसित की है, उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता, जो राज्य, देशी रियासत, राज्य सहायक संधि स्वीकार करेगा उसको अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखना होगा अपने खर्च पे। मतलब जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करेगा वो अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा और उसका खर्च उसे देना पड़ेगा। ठीक है? ये राशि या तो वो नगद दे सकता है या भूभाग के रूप में देगा। इसका निर्धारण कौन करेगा? अंग्रेज तय करेंगे कि आपको उस सेना का खर्च नगद में देना है या भूभाग के रूप में। ठीक है? दूसरी बात क्या है? डिफेंस और फॉरेन, ये दो मामले अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिए। समझ रहे हैं? मतलब वो जो देशी राज्य है उसकी विदेश नीति किसके अंतर्गत आ जाएगी? अंग्रेजों के अधीन आ जाएगी। अब अंग्रेजों के अनुमति के बिना न तो आप किसी से मित्रता कर सकते हैं न किसी से शत्रुता कर सकते हैं। आपकी विदेश नीति तय करने का अधिकार किसको होगा? अंग्रेजों को होगा। उनकी मध्यस्थता में ही कोई बात बनेगी, कोई निर्णय उनकी मध्यस्थता में ही होगी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से युद्ध और शांति के संदर्भ में वो किसी भी राज्य से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो उनकी विदेश नीति कहां चली गई? अंग्रेजों के हाथ में। तो राजा तो बस खत्म। तीसरा बचा डिफेंस। तो वो भी हथियार लिए कि सैनिक रेजिडेंट रखेंगे, फॉरेन विदेश मामला भी चला गया। तो डिफेंस भी किसके अंतर्गत आ गया? अंग्रेजों के अंतर्गत आया। और फॉरेन मामला भी किसके अंतर्गत आया? अंग्रेजों के अंतर्गत आया। अब बचा तीसरा मामला। तो जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करेगा वो ब्रिटेन के अलावा अगर किसी यूरोपीय को सेवा में लेना चाहता है तो उसकी अनुमति पहले ब्रिटेन के से लेनी पड़ेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से लेनी पड़ेगी। बिना उसकी अनुमति से आप किसी यूरोपीय, चाहे या अमेरिकन को भी आप अपनी सेवा में नहीं रख सकते। समझ रहे हैं? तो देशी राज्य अंग्रेजों की अनुमति के बिना यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपने सेवा में नहीं रखेंगे, न ही उसके साथ क्या व्यापार करेंगे। ठीक है? यह भी महत्वपूर्ण है। जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करता है उस राज्य में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एक प्रतिनिधि भी होगा और वो प्रतिनिधि उस राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप करिए शासन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? लेकिन यह सिद्धांत है, व्यवहार में इसका उल्टा होता था। यह ब्रिटिश रेजिडेंट हर मामले में हस्तक्षेप करता था। समझ रहे हैं? और इतना हस्तक्षेप करता था कि शासक को शासन करने की सारी इच्छा ही इसने मार दी। समझ रहे हैं? संबंधित देशी राज्य के आंतरिक मामलों में यह हस्तक्षेप नहीं करेगा। संबंधित राज्यों के विरुद्ध विद्रोह, बाह्य आक्रमण, इन सब स्थितियों में सुरक्षा कौन देगा? कंपनी देगी। तो ये प्रावधान है और इन प्रावधानों को अगर एक दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो भी राज्य जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की उन सब ने सुरक्षा के बदले क्या किया? स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया। किसको? अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब देखिए ब्रिटिश सहायक संधि जो स्वीकार करने वाले राज्य हैं, अब पहले राज्य देख लेते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है। हमारे समय में एक घड़ी आती थी HMT, पता नहीं आती है कि नहीं। अब HMT को याद रखिए। तो H से हैदराबाद, हैदराबाद,
हैदराबाद में कौन था? निजाम। तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला था हैदराबाद का निजाम। यही कारण है कि जब बसीन की संधि की गई, बसीन की संधि 1803 में की गई, और इसने सहायक संधि कब स्वीकार किया है? 1798 में। 1803 में बसीन की संधि होगी, 1798 में सहायक संधि निजाम स्वीकार करता है। तो बसीन की संधि में अंग्रेजों ने कहा कि मराठे निजाम से चौथ नहीं लेंगे, ध्यान रखना। अब आई बात समझ में। दूसरा मैसूर है। तो अंतिम मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम को मिला लिया गया 1799 में, और वहां पे जो शासक था उससे सहायक संधि कर ली गई 1799 में मैसूर से। फिर तंजौर तीसरा था। ये ध्यान रखना, कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है। ये भी 1799 में स्वीकार किया है। 1801 में अवध, 1802 में पेशवा, 3 में भोसले, 4 में सिंधिया। 1802 में वही बसीन की संधि 2-3 में जो हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिटिश के अंतर्गत जो इसके जो है सहायक संधि के लाभ हानि तो समझ गए होंगे कि सहायक संधि ने सुरक्षा के नाम पर, सहायक संधि ने सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता को छीन लिया, ठीक है। अब न तो भारतीय रियासतों के पास डिफेंस यानी कि रक्षा संबंधी मामले रह गए, न तो विदेश मामले उनके अधीन हैं, और अब वो केवल शासन कर रहे हैं। अब उनको हर तरीके से पंगु बना दिया गया है। अब उनको भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत उनका विलय केवल समय की बात है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण, अब देखिए, एक है डलहौजी। डलहौजी का है नीति, डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां, ठीक है। तो डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, अब चूंकि मैंने पहले ही बताया कि अब डलहौजी कब आया था? 1848 में। 1856, 8 वर्षों तक रहा, ठीक है। डलहौजी के समय में अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारी बातें हैं। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति हो गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति, व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति 1813 में, ठीक है। 1833 के एक्ट में देखिए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की पूर्ण समाप्ति। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति की गई, लेकिन अभी भी कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, व्यापार कर सकती थी, ठीक है। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, पूर्ण समाप्ति कर दी गई। समझ रहे हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि भारत का दरवाजा सभी ब्रिटिशर्स के लिए खोल दिया गया। अब मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य व्यापारिक कंपनियां भी भारत में आईं, ठीक है। अब भारत का जो भारत था उसको क्या था? एक बाजार बन गया। यानी यहां भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशीकरण कर दिया गया। भारत को कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित वस्तुओं का आयातक देश के रूप में विकसित करना उद्देश्य हो गया। और इसी पृष्ठभूमि में डलहौजी गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने पहले ही बोल रखा है कि भाई एक भी अवसर नहीं छोड़ना है, जहां से राजस्व प्राप्त करना प्राप्त हो रहा हो
उसे जो है हम मिस करें, एक भी मौका हमें ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसने प्रत्यक्ष विलय और विस्तार की नीति अपनाई और इस अपनी नीति को भारत को एक बृहद बाजार के रूप में तब्दील करना, ब्रिटिश वस्तुओं का आयातक, कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित वस्तुओं के आयातक देश के रूप में स्थापित करना उद्देश्य हो गया। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए डलहौजी ने अपनी नीति अपनाई, ठीक है। तो उसने युद्ध द्वारा साम्राज्य विस्तार किया और युद्ध के माध्यम से आप देखेंगे कि 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पंजाब को ब्रिटिश भारत के अंतर्गत मिला लिया गया। 29 मार्च 1849 दक्षिण बर्मा 1852 दक्षिण बर्मा पेगू का विलय कर लिया गया, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। तो युद्ध के माध्यम से उसने साम्राज्य का विस्तार किया। हड़प या गोद निषेध नीति द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन क्षेत्रों का ब्रिटिश भारत के अंतर्गत विलय किया गया। सतारा 1848, ध्यान रखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प या गोद निषेध की जो नीति है उसके तहत जो विलय किए गए राज्य हैं उसमें सबसे पहले सतारा है, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनका विलय किया गया। फिर कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया गया। मैंने पढ़ाया था कि आउट्रम की रिपोर्ट आई थी 1854 में। 1854 में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि अवध का प्रशासन अच्छा नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। अवध के प्रशासन की तमाम आलोचनाएं गिनाई गई, ठीक है। तो इसी को आधार बनाते हुए 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध का विलय ब्रिटिश भारत के अंतर्गत कर लिया, ठीक है। तो अवध भी भारत का हिस्सा, ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष विलय और विस्तार की नीति अपनाई गई। किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा प्रत्यक्ष विलय और विस्तार की नीति अपनाई गई, ठीक है। जिसके तहत आप देख रहे हैं कि युद्ध के द्वारा, हड़प या गोद निषेध के द्वारा और कुशासन के आरोप के आधार पर उसने एक बृहद ब्रिटिश भारत का निर्माण किया, ठीक है। अब देखिए डलहौजी का काल 48 से 56 के बीच में है। तो ब्रिटिश राज्य के विस्तार को सूचित करता है। मुक्त व्यापार की नीति का भी चरण है 1813 का एक्ट, ठीक है। तो 1813 और 1833 दोनों जोड़ लीजिए, क्योंकि 1833 में रही सही कसर वो भी पूरी कर दी गई, ठीक है। तो ये इस समय मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। हाँ, अब देखिए व्यक्तिगत गोद निषेध या हड़प नीति का सिद्धांत, जिसे हम कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें क्या प्रावधान है? तो नंबर 1, पैतृक वारिस के अभाव में, यानी पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता, यानी ब्रिटिश कंपनी अब सर्वोच्चता का दावा कर रही है। सर्वोच्च सत्ता यानी ब्रिटिश कंपनी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकती है, और इसे ही क्या कहा गया? हड़प नीति। समझ रहे हैं? फिर से समझ लीजिए, पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता अर्थात कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सर्वोच्चता का दावा कर रही है। समझ रहे हैं कि सर्वोच्च सत्ता होने के कारण वो अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को मिला सकती है, उन्हें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शामिल कर सकती है। समझ गए? इसे ही हड़प नीति या गोद निषेध की नीति कहा गया। हड़प नीति के तहत सतारा 1848, जैतपुर 49, संभलपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54 का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। डलहौजी ने घोषित किया कि हमारी नीति देशी राज्यों को मिलाने की है। वस्तुतः लंदन स्थित जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकारी हैं, उन्होंने ये नीति बनाई थी कि नए करों की प्राप्ति की कोई अवसर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यही है हड़प नीति, ठीक है। देखिए, कंपनी दावा कर रही है कि जिस तरह मुगल सम्राट सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च अधिकार रखता है, वैसे ही कुछ कुछ अधिकार कंपनी भी रखती है,
और इसी आधार पर कंपनी गोद निषेध नीति को क्या कर रही है, बल दे रही है और इन राज्यों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति अपना रही है। ठीक है, तो इसी को जो है, इसी के अंतर्गत इन क्षेत्रों का विलय किया गया। लेकिन अगर हम इस हड़प नीति की समीक्षा करें तो पाते हैं कि हड़प नीति के तहत डलहौजी के द्वारा मनमाने तरीके से राज्यों का विलय किया गया। ठीक है, और जो कि अनुचित था। रही बात उनकी सर्वोच्चता का, तो अभी भी वो सर्वोच्च शक्ति नहीं है। अभी भी भारत के अंतर्गत मुगल शासक हैं, भले ही वो पेंशनर्स हैं, भले ही उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति है, लेकिन हैं। और रही बात, तो अंग्रेजों को भी अगर दीवानी अधिकार दिया तो किसने दिया? मुगल सम्राट ने, शाह आलम ने। समझ रहे हैं? तो कैसे वो सर्वोच्च शक्ति हो सकते हैं? अंग्रेजों का भारत में जो है व्यवगत का सिद्धांत उनके विस्तारवादी नीति का परिणाम था, विस्तारवादी नीति का परिचालक था। और डलहौजी ने 8 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई राज्यों का विलय अपने क्षेत्र में किया। ठीक है, देखिए विलय नीति के सकारात्मक पक्ष तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के लिए सकारात्मक रहा कि बिना किसी युद्ध के डलहौजी ने भारतीय मानचित्र पर ब्रिटिश शक्ति का क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ। आर्थिक संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ, कच्चे मालों की प्राप्ति हुई, एक बड़ा बाजार बना जिससे कि निर्मित मालों को उन बाजारों तक बेचा गया और मुनाफा कमाया गया। डलहौजी ने शांति की नीति से साम्राज्य का विस्तार किया, जो किसी भी सैन्य अभियान से संभव नहीं था। नकारात्मक पक्ष, तो डलहौजी की विस्तारवादी नीति से भारतीय राज्यों में असंतोष पैदा हुआ, फलतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ और इसने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इसे आप समझ सकते हैं। मतलब हम पढ़ेंगे, दरअसल डलहौजी ने जो विलय विस्तार की नीति अपनाई और इस तरीके से जो बर्बरतापूर्ण उसने जो है भारतीयों के लिए कार्यवाही की, उससे भारतीयों में क्या हुआ? असंतोष पैदा हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति आगे चल के आप 1857 के विद्रोह में देख सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी 1857 का विद्रोह कोई अचानक घटी घटना नहीं थी, वो एक लंबे समय तक ब्रिटिश नीतियों के असंतोष का परिणाम थी। चर्बी वाला कारतूस तो तत्कालिक कारण था ना, वो तो बारूद में चिंगारी का काम किया था। मूल कारण तो लंबे समय से ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण रहा, जो भारत का शोषण कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन भारतीयों का सीधा निशाना बनने लगे। 1857 के विद्रोह के बाद आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों के प्रति नीति परिवर्तित करते हुए विलय विस्तार की नीति को त्याग दिया। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति के क्रम में भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन लाकर भारत के राजनीतिक एकीकरण की भूमिका निभाई। आप देखिए ये डलहौजी है। डलहौजी ने एक बड़ा ब्रिटिश भारत का निर्माण किया। ठीक है, इस बड़े ब्रिटिश भारत के अंतर्गत उन्होंने एक समान क्या आर्थिक नीति अपनाई, एक समान आर्थिक नीति अपनाई, साथ ही उन्होंने एक समान प्रशासनिक नीति अपनाई। तो जो संकट आता था पहले, तो चूंकि प्रशासक बने रहे, जैसे डलहौजी ने वेलेजली ने सहायक संधि अपनाई, तो सहायक संधि में उसने राज्य का विलय सीधे नहीं किया। अगर कोई साम्राज्य के अंतर्गत, जनता के अंतर्गत असंतोष उत्पन्न हो रहा था तो उसे राजा या नवाब की तरफ मोड़ दिया जाता था। समझ रहे हैं? उस असंतोष को राजा या नवाब की तरफ मोड़ दिया जाता था कि भाई शासक तो अमुक जी हैं, भले ही वो नाम मात्र के ही क्यों ना हो। लेकिन अब क्या हुआ, जब डलहौजी ने एक बड़ा ब्रिटिश भारत बनाया और वहां एक समान आर्थिक नीति अपनाई, एक समान प्रशासनिक नीति अपनाई, तो इससे जो है जनता को अपने शत्रु की पहचान हो गई कि ओ, हमारा तो शोषण के मूल ये हैं, अभी तक तो हम अफवाह में जी रहे थे, ये हैं असली शत्रु हमारे। तब इनके प्रति जनता क्या हुई? संगठित हुई और संगठित होकर उसने विरोध किया, जो कि 1857 की महान विद्रोह क्रांति के रूप में सामने आता है। समझ रहे हैं? तो इससे दूसरी बात कि इसने भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण भी किया। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोग से जुटने लगे, वो कह रहे हैं अच्छा हमारे आपके यहाँ ये समस्या है, हमारे यहाँ भी वही समस्या है।
फिर डलहौजी ने अपने इन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए भारत में कुछ देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका आंशिक आधुनिकीकरण भी करना शुरू किया, जिससे कि अधिक से अधिक भारत का क्या कर दिया जाए, शोषण कर दिया जाए, भारत को निचोड़ लिया जाए। इसी क्रम में आप देखेंगे कि रेलवे का विकास होगा, इसी क्रम में डाकतार का विकास होगा, इसी क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी विकास होगा, इसी क्रम में बंदरगाहों का जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा, कच्चे माल प्राप्त किए जाएंगे, बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा और निर्मित मालों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा, अब जो है शत्रु की स्पष्ट पहचान हो गई कि ओ असली शत्रु तो हमारा ये है। समझ रहे हैं? तो विद्रोह होगा इनके अगेंस्ट और फिर आप देखेंगे कि भारत के अंतर्गत एक जो है राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी, राष्ट्रीय भावना का विकास होगा और जो सेना इनके लिए लड़ रही थी अब वो भी इनके चरित्र को समझ पाएगी। तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। अगली क्लास में हम ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास और कुछ आगे ब्रिटिश आर्थिक और प्रशासनिक नीति पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।